बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। सभी का स्वागत करता हूं एकेडमी के डिफेंस गुरुकुल चैनल पर। और आज मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं कि एनडीए 2025 को टारगेट करना है और सक्सेसफुली टारगेट करना है। तो ये एक स्ट्रैटेजी वीडियो कुछ इस तरीके से मैंने प्लान करी है कि जिसके अंदर मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि अगर आपको ये नहीं पता है कि एनडीए के मैथमेटिक्स को पढ़ा कैसे जाता है, कैसे इतना वास्ट सिलेबस को सही तरीके से पढ़ा जाता है, कौन से चैप्टर्स को पहले पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स को बाद में पढ़ना है, कौन सा चैप्टर किससे लिंक्ड है, ये सारी चीजें आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो मैं आज आप लोगों को वो चीज बताने वाला हूं कि यदि अगर आप इसे खुद से भी पढ़ना चाहें तो आप इस पैटर्न को इस्तेमाल करके पूरा सिलेबस अच्छे से कवर कर सकते हैं। और यदि आप किसी टीचर की गाइडेंस में है तो डेफिनेटली वो आपको बहुत अच्छे से ये डिटेल में बता पाएंगे। लेकिन हाँ, मैं ये सबसे पहले चीज अगर आपको बताना चाहूं कि बाई चांस के लिए आप रिवीजन ही करना चाहते हैं तो रिवीजन में भी आप ये पैटर्न को फॉलो कीजिए। देखिए, आपको डेफिनेटली किसी भी चैप्टर में कहीं कोई दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी, राइट। तो आज हमारा जो कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्टेक्स्ट है जो वीडियो का, वो ये है कि चैप्टर सीक्वेंस क्या रहता है। सर, कौन से चैप्टर पहले पढ़ने चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर पहले इजी चैप्टर पढ़ने चाहिए, डिफिकल्ट चैप्टर पढ़ने चाहिए। नहीं बेटा, जब हम लोग बात करते हैं मैथमेटिक्स की तो मैथमेटिक्स कोई भी चैप्टर जो होता है ना, वो या तो बिल्कुल बेसिक चैप्टर होता है या तो वो किसी बेसिक चैप्टर के ऊपर निर्भर होता है। अगर कोई बेसिक चैप्टर के ऊपर निर्भर है और अब वो चैप्टर आपको आता ही नहीं है और फिर उसके बाद आप वो जो जिस चैप्टर को आप पढ़ना चाहते हो वो आप पढ़ ही नहीं पाओगे, बिकॉज आपको उसके पीछे के कॉन्सेप्ट्स आते ही नहीं हैं। तो इस बात पर बेटा थोड़ा वजन डालिए और इस बात को समझिए। ये आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप कोई भी चैप्टर शुरू करने से पहले उसमें जिन जिन कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल होने वाला है वो कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए, तभी तो आप उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ पाओगे, समझ पाओगे, तभी तो उसके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। अगर पीछे का ही नहीं आता है तो आप कैसे करोगे। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि बच्चों ने क्लास 9th और 10th में सब कुछ पढ़ लिया है। अब वो क्लास 11th और 12th के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको पढ़ने जा रहे हैं एनडीए को फोकस करते हुए। तो मैं उसके बारे में स्ट्रैटेजी बोलूंगा। तो मेजरली आप लोग जानते हैं कि सिलेबस हमारा काफी हिस्सों में बटा हुआ होता है। तो मैं सबसे पहले एल्जेब्रा, स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी के बीच में आपस में एक संबंध बता देता हूं कि एल्जेब्रा में और प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स में किस तरीके से आपस में ये चैप्टर्स कनेक्टेड है, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस को पढ़ने से हमें कम से कम 6 से 7 क्वेश्चंस का बेनिफिट मिलता है बेटा। 5 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, कभी कभी 6-7 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यकीन मानो बेटा, अगर इसे आप बेसिक से पढ़ते हो तो ये आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने लॉटरी आपकी लग गई, मैंने आसान चैप्टर से ही शुरू कर दिया है ना। तो जब आप ये पढ़ लेते हो तो आपको बेटा जाना चाहिए बाइनोमियल थ्योरम में। थोड़ा सा मोटा पेन अगर चलाया जाए तो बढ़िया लगेगा, है ना। यहां से आपको बाइनोमियल थ्योरम में आना है। बाइनोमियल थ्योरम भी आसान है, कुछ 5-6 कॉन्सेप्ट्स में ही ये पूरा चैप्टर निपट जाता है, जिसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के सिर्फ कॉम्बिनेशन वाले पार्ट का सबसे ज्यादा आपको यहाँ पर प्रेजेंस देखने को मिलेगा। बाइनोमियल थ्योरम और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दोनों को मिलाने पर आपके पास प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है बेटा। तो इसका मतलब आपने अलजेब्रा से शुरू करी और कहाँ खत्म करी, प्रोबेबिलिटी पे खत्म करी। लेकिन जैसे आप देख रहे हो एक लेयर वाइज बना हुआ है, तो जैसे जैसे आपने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन शुरू करा है ना, तो साथ साथ आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी स्टार्ट कर सकते हो। और इसका बेनिफिट ये है कि आप ये क्लास 11th में भी पढ़ते हो, लेकिन उससे पहले भी पढ़ चुके होते हो क्लास 10th में। तो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता, चीजें सीखना आसान होता है। और जो मेजर कॉन्सेप्ट्स हैं जो एनडीए के हिसाब से जरूरी हैं वो आप इसमें पाइल अप करके चीजों को और थोड़ा सा अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, राइट। जैसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो जाए तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ना स्टार्ट कर दो, जो कि अगेन 5-6-7 कॉन्सेप्ट्स के अंदर अंदर निपट जाता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वेटेज 4 से 5 सवाल हो जाते हैं, बाइनोमियल थ्योरम का वेटेज 4 से 5 सवाल हो जाते हैं, प्रोबेबिलिटी के 10 क्वेश्चंस का वेटेज हो जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन 3 से 4 सवालों का वेटेज हो जाता है। तो देख रहे हो, हाँ ठीक है। फिर उसके बाद बेटा सीक्वेंस सीरीज, जो कि आप क्लास 10 से पढ़ना शुरू करते हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लास 11th में आते हो तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के साथ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ना शुरू करते हो, और वहीं पर आपको थोड़ा बहुत हार्मोनिक प्रोग्रेशन अगर देखने को मिल जाता है तो वो सीक्वेंस एंड सीरीज का कॉन्सेप्ट हो जाता है, जो कि एक्चुअली में आसान है। जैसे ही आप इसे पढ़ते हो तो बेटा आप मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स को पढ़ना शुरू कर दो। हालांकि मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स काफी अलग है, लेकिन आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स में कई बार आपके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस का इस्तेमाल हो जाता है, कई बार आपके सीक्वेंस सीरीज का इस्तेमाल हो जाता है ना। कई बार मैट्रिक्स डिटरमिनेंट की इक्वेशन को सॉल्व करने में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल हो जाता है। तो ये आपस में रहेगा बेटा। स्टैटिस्टिक्स, बहुत लोग कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स में कोई खास फर्क नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, आपको स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी के बाद पढ़नी चाहिए। तो यहां से अगर आप चलना शुरू करते हो तो मैं मोटा मोटा अंदाजा दे देता हूँ। 5 सवाल, 4 सवाल 9 सवाल, 9 और 10 19 सवाल, 19 और 10 बेटा 29 सवाल, 29 और 5 बेटा 34 सवाल, 34 और 3 मान के चल लेते हैं 37 सवाल, 37 और 3 मान के चल लेते हैं 40 सवाल, 40 और बेटा 7-8 सवाल मान लो
तो मुझे यहाँ पर दिखता है कि सर इस पेज के अंदर हम लोगों ने करीब करीब 47 क्वेश्चंस का टारगेट अचीव किया है अगर मैं इतना ही पढ़ लेता हूं। क्या बात कर रहे हो सर जी? हाँ बेटा, सच्ची में इतना आप टारगेट बड़े प्यार से अचीव कर पा रहे हो, जस्ट इनको सही पैटर्न में पढ़ने के लिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में हम लोग आते हैं अलजेब्रा प्लस कैलकुलस। इनके बीच में भी एक बढ़िया संबंध है भाई। जब आप अलजेब्रा शुरू करते हो तो सेट थ्योरी से शुरू करते हो, तो सेट थ्योरी से आपको कहाँ आना है बेटा? सेट थ्योरी से आपको आना है रिलेशन फंक्शंस में। ठीक है, रिलेशन फंक्शंस पढ़ते हो तो सबसे पहले बेटा चले जाना लॉगरिदम में। लॉगरिदम को पढ़ने के बाद बेटा आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री के बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेनी चाहिए। जब आप ये सारी चीजें पढ़ लेते हो, ठीक है, ये आप सारी चीजें पढ़ लेते हो तो आपने जो बेसिक बेसिक अलग अलग चीजें होते हैं ना, उन सबको आपने एक बड़ा मैदान, बड़ा हथियारों का झुंड बना के रख दिया है कि अब किस तरीके का भी कॉन्सेप्ट आएगा हम उसे पीट देंगे इन हथियारों की मदद से। सेट थ्योरी आती है, रिलेशन फंक्शंस के बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं, लॉगरिथम्स आपको समझ में आता है, ट्रिगो के फॉर्मूले आपको आते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है। तब आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बाद बेटा कहां जाओ? आप जाओ डेरिवेटिव्स में, डेरिवेटिव्स के बाद आओ लिमिट्स कंटिन्यूटी में, लिमिट्स कंटिन्यूटी से आओ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में। फिर आप बेटा इसके बाद इंटीग्रेशन को शुरू करोगे, इंटीग्रेशन के बाद एरिया अंडर द कर्व शुरू करोगे और डिफरेंशियल इक्वेशन पर खत्म करोगे। तो ये पूरा फ्लो चार्ट है जो आपको फॉलो करना है। मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं है लेकिन कैलकुलस भाई मुश्किल तो होती है थोड़ी सी। अगर आप सही तरीके से पढ़ाई करोगे ना बेटा, जो आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको बहुत अच्छे से अगर बताते हैं तो आपको मुश्किल नहीं लगेगा। सिर्फ आपको समझना है कि एक्चुअली में करना क्या है। लेकिन पैटर्न अगर आप ये फॉलो नहीं करोगे तो डेफिनेटली यू विल स्टक समवेयर। आपसे क्वेश्चन नहीं लगेंगे, आपको कोई क्वेश्चन ऐसा जरूर आएगा जहां पर आपको ये समझ में नहीं आएगा कि अरे ऐसा क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो ऐसी सारी चीजों के लिए आपको बहुत अच्छे से समझना है कि बेटा सेट थ्योरी हो गई, रिलेशन फंक्शन पढ़ते हुए अगर आपने ग्राफ नहीं पढ़ा बेटा तो आपने सबसे बड़ा पाप किया। ग्राफ जरूर पढ़ें बेटा, ये आपके लिए एक संजीवनी बूटी का काम कर सकता है। जब भी आप कैलकुलस या फिर फंक्शन रिलेशंस के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हो तो ग्राफ जरूर पढ़ो बेटा। ग्राफ आपको बहुत सारी चीजें बताता है, डोमेन, रेंज वगैरह 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 सारी चीजों के बारे में बताता है, तो ये बहुत जरूरी है ना। चलो भैया, सर यहाँ पर कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? सेट थ्योरी से 2-3 सवाल लगा लो एवरेज, रिलेशन फंक्शन में से बेटा 3-4 सवाल लगा लो, तो यहाँ 2 और यहाँ 3 या 5 में से यहाँ 2 लगा लो तो 7 हो गए। यहाँ से 10 सवाल लगा लो भाई ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है, तो 17 हो गए। यहाँ से 2 सवाल लगा लो तो 19 हो गए। डेरिवेटिव्स में से 3 सवाल लगा लो तो 22 हो गए। इधर से 3 सवाल लगा लो 25 हो गए। इधर से बेटा 3 सवाल लगा लो 28 हो गए। इधर से बेटा 5 सवाल लगा लो क्योंकि सब मिला जुला के आ जाते हैं, तो 28 + 33 हो गए। 33 और 1 सवाल इधर से आ जाता है 34 हो गए। और बेटा यहाँ से हमारे पास 3 से 4 सवाल आ जाते हैं, तो करीब करीब 38 क्वेश्चन आपने यहाँ से ले लिए बेटा। 38 क्वेश्चंस को आप यहां से टारगेट कर रहे हो इतना कॉम्बिनेशन की मदद से, तो ये आपके लिए काफी फायदेमंद चीज रहेगा। जी सर जी, ये भी बढ़िया है ना। आखिरी स्टेज जो है वो है बेटा बिना एनालिटिकल ज्योमेट्री, जो बच्चों को बहुत बोरिंग लगता है यार, लेकिन यहाँ से भी स्कोर किया जाता है क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट जो है अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल होता है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, 2D और 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो बेटा बेस है ही है ना, बेस है ही है। और फिर उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं 2D ज्योमेट्री या 3D ज्योमेट्री पढ़ने के बाद बेटा स्ट्रेट लाइंस में आते हैं। अब स्ट्रेट लाइंस का कॉन्सेप्ट आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में दिख जाता है, आपको फंक्शंस में भी कई बार चीजें इसके इस्तेमाल हो जाती हैं। एंगल बिटवीन के फॉर्मूले जो है कई जगहों पे देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो ट्रिगो के फॉर्मूले ही क्यों ना हो, आप उस तरीके से कर सकते हो। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। फिर स्ट्रेट लाइन जब आप पढ़ लेते हो तो इससे बेटा आप आते हो किसमें? कोनिक सेक्शंस में ना। कोनिक सेक्शंस का जो प्रेजेंस है वो आपको डेरिवेटिव्स में मिल जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में मिल जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशंस में मिल जाएगा, इंटीग्रेशन में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब बच्चों को लगता है कि सर क्या हम इसे छोड़ सकते हैं? बेटा ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ कि आपकी चॉइस है, लेकिन मैं तो कभी नहीं छोड़ के जाना चाहूंगा कोनिक सेक्शंस को, क्योंकि अगर इसकी समझ नहीं है तो आप बहुत सारे चैप्टर्स में इसको मिस करोगे और बोलोगे सर मेरा तो कैलकुलस भी वीक हो रहा है। क्यों वीक हो रहा है? क्योंकि आपने उसके एक सपोर्टिंग चैप्टर को नहीं पढ़ा जो कि कोनिक सेक्शंस हैं, है ना। अच्छा, जब आप ये पढ़ लेते हो बेटा यहाँ पर वेक्टर 3D में आ जाता हो ना। वेक्टर 3D इज इंपॉर्टेंट, जो कि एग्जैक्टली पूरे इन दोनों से मिलकर बना हुआ है। समझो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और स्ट्रेट लाइंस को अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री भी समझ में आ जाएगा। कोनिक सेक्शंस का रिश्ता नहीं है इसका। अच्छा, अब इस एनालिटिकल ज्योमेट्री में क्या आता है बेटा? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मान के चलो 2 से 3 सवाल ले लेंगे, यहाँ पर हम 2 से 3 सवाल ले लेंगे तो 6 हो गए। यहाँ पर हम लोग 4 सवाल मान सकते हैं तो 10 हो गए। यहाँ पर हम लोगों ने कहा वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री जो हो गए ये कितने हो जाएंगे? ये मान लो 5 से 6 सवाल हो जाते हैं कुल मिलाकर। तो कितने हो गए? 3 3 6 6 4 10 10 और 5 15 क्वेश्चन का टारगेट हो रहा है। तो अब आप बोलोगे सर जी आपकी कैलकुलेशन तो बहुत खराब है ना? बिल्कुल खराब है।
ये बेटा मैंने यहाँ पर 47 क्वेश्चन बताए, यहाँ पर मैंने 38 क्वेश्चन बताए, यानी कि 40 और 47 मिला के 87 हो गए। 87 में 2 कम कर लो भाई, तो 85 होगा। और 85 में यहाँ पे 15 क्वेश्चन जोड़े तो बेटा सर जी ये तो सिर्फ 100 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन कहाँ हुए बेटा। इस बात को समझना, मैं आपको मिनिमम बता रहा हूं, मिनिमम यानी कि इतने क्वेश्चन मिनिमम आते हैं। बाकी यूपीएससी का हर बार मन बदलता है, किसी चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चन दे देता है, किसी में कम दे देता है, किसी में कुछ कर देता है, किसी में से देता ही नहीं है, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो ये मिनिमम है, मैंने आपको वो 100 क्वेश्चंस को सही सही तरीके से कि मिनिमम इतना तो आप कवर कर ही लोगे, जो कि शॉर्ट शॉर्ट होगा, आपको इतना आंसर आ ही जाएगा। तो आप इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन अगर करते हो तो डेफिनेटली यू विल रॉक। आपको कहीं पर भी कोई चैप्टर को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो मैंने पैटर्न आपको यही रखा हुआ है कि स्टेज 1 में आपको ये सारी चीजें करनी है जो कि अलजेब्रा से रिलेटेड है, तो आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। दूसरे नंबर पर मैंने आपको फिर मुश्किल लेवल पे चीजें ले गया जहां पर फंक्शंस को समझना बच्चों के लिए आसान नहीं होता है, लेकिन स्टिल मेहनत करोगे तो बेटा डेफिनेटली आ जाएगा। और आपको अगर देखना ही है तो आप मेरे लेक्चर्स देख सकते हो, जिसमें मैं बाल की खाल निकाल कर बात करता हूँ। बेटा मुझे सिर्फ ये नहीं है कि मैं ट्रिक बता दूंगा और पास करवा दूंगा, ट्रिक बता दूंगा पास करवा दूंगा, ऐसा नहीं होता। ट्रिक से पास नहीं होने वाले बेटा। हाँ, ट्रिक आपको मदद जरूर कर सकती है, लेकिन असली मदद किसी की तभी होती है जब वो उस चीज को सीख लेता है। ये बात अपने जहन में उतार लो बेटा, जीवन की बहुत गहरी बात मैं बता रहा हूँ। कोई भी ज्ञान आपका सिर्फ तभी हुआ जब आपने उस ज्ञान को आपने अपने अंदर समा लिया है। आपने सिर्फ उसके जुगाड़ के तौर पे इस्तेमाल अगर कर लिया है तो बेटा वो ज्ञान आपके हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए आपके साथ रहे, लेकिन जीवन भर के लिए वो आपके साथ नहीं रहेगा। तो अगर आपको सच में सीखने का मन है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, जिसमें मैं हर एक चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, बात करूंगा कि भैया ऐसा क्यों है, किस लिए है, ऐसा इसलिए ही होता है, ये सारी चीजें बात की जाएंगी। फिर तीसरे लेवल पे मैंने डिफिकल्ट के साथ साथ बोरिंग भी रखा कि आपको बेटा कोनिक सेक्शन, स्ट्रेट लाइंस, ये सारी चीजें डिफिकल्ट तो लगती हैं, साथ में सर बोरिंग भी बहुत लगती हैं। तो बेटा अगर मन करे तो यहाँ पर भी अपने एफर्ट्स लगा ही सकते हो। तो ये सारी चीजें बेटा देखिएगा जरूर और समझिएगा कि सर ने बहुत सोच समझकर आप लोगों के लिए फ्लो चार्ट बनाया है। इस फ्लो चार्ट को फॉलो करो और देखो आप लोगों को कितना फायदा होता है, ठीक है। तो ये सारा सिलेबस कवर करने के लिए बेटा अभी हमारा विजय कंप्लीट बैच चल रहा है, जिसके अंदर 200 घंटे से भी ज्यादा लाइव क्लासेस आप लोगों को मिलती है। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल मिलेगा, डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म यहाँ पर आपको मिलता है, जहां पर आप डाउट्स भेज सकते हो। क्लास में आपका डाउट डिस्कस किया जाता है, बाकायदा ऑन कॉल डिस्कस किया जाता है। ये सेट ऑफ एजुकेटर्स हैं। 14 सितंबर से ये क्लासेस बिल्कुल स्टार्ट हो जाएंगी। मेरी क्लासेस जो रहेंगी वो कंटिन्यूएशन में रहेंगी, यानी इससे पहले की जो क्लासेस हो चुकी है वो आप रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख सकते हो और लेटेस्ट आप लाइव में भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा और उस डिस्क्रिप्शन में लिंक को क्लिक करने के बाद बेटा आपको ऑफर मतलब कूपन कोड लगाने के लिए आएगा, तो वहां पर आप ये कूपन कोड लगा लेना बाबू। कौन सा? AKHILSIR, आपके प्यारे अखिल सर, है ना। तो ये कूपन कोड जैसे ही आप लगाओगे तो आपको कितना डिस्काउंट मिल जाएगा? अभी जो टीचर्स डे का ऑफर चल रहा है बेटा उसके हिसाब से आपको 50% का ऑफ मिल जाएगा ना। ये 50% का ऑफ जो है बेटा करीब करीब आपको 2375 के आसपास वैल्यू दिखा रहा है, जो कि 6 महीने के लिए आपको पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि हाँ बहुत बढ़िया तैयारी करने के लिए आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महंगा कोर्स है, लेकिन अगर ठीक है किसी को कम ज्यादा लग रहा है तो वो YouTube में मेरे फ्री क्लासेस भी ले सकता है। जल्दी ही फ्री क्लासेस भी मैं यहाँ पर स्टार्ट कर दूंगा और आप लोग मेरे फ्री सेशन स्पेशल क्लास के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कशन करवाऊंगा। तो ये भी बहुत बढ़िया आप लोगों के लिए एफर्ट्स रहेंगे, ठीक है बेटा। याद रखिएगा ये जो ऑफर है ये 7 सितंबर के लिए, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, ये आज आखिरी दिन है बेटा, आज आखिरी दिन है, आज रात 12 बजे तक ये ऑफर रहेगा, वरना आप लोग मिस कर जाओगे फिर पता नहीं आगे कब आएगा नहीं आएगा। ये जो बैच है हमारा 15 सितंबर से है ना जी, 14 सितंबर से ये स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर आप लोग उसमें भी लेट हो जाओगे। बाकी टीचर्स की क्लासेस शुरू हो चुकी होंगी तो फिर आप कहोगे सर बैकलॉग तैयार हो रखा है। तो ये वाली चीज करने से बचना है। अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो वो आज से ही शुरू करो, कल से परसों से कोई मतलब नहीं होता है। और अभी तो ऑफर भी आप लोगों को मिल रहा है। सो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है। दैट्स इट गाइस, आई होप आप लोग इसे फॉलो करोगे और बहुत बढ़िया से देखोगे, एनालाइज करोगे अपने आप को कि आपकी तैयारी में कैसे चेंजेस आ रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।